Hello everyone, this is Apsara Sharma, postgraduate from GJU Hisar. So in today's video, we are going to start important questions for crop production and management chapter from 8th class. So start with first question. It is why kharif crops cannot be grown in Rabi season. खरीफ क्रॉप को हम रबी सीजन में क्यों नहीं उगा सकते? As you have studied in the chapter also, खरीफ crops require a lot of water. खरीफ क्रॉप्स को बहुत सारा पानी चाहिए होता है ग्रो करने के लिए. रबी क्रॉप्स आर ग्रोन इन विंटर एंड दे रिक्वायर लेस वाटर कंपेयर टू खरीफ क्रॉप्स. रबी क्रॉप्स हम विंटर में उगाते हैं क्योंकि वो उनको कम पानी चाहिए होता है खरीफ क्रॉप के कंपैरिजन में. दिस इज़ बिकॉज द रिक्वायरमेंट ऑफ खरीफ क्रॉप्स इज़ नॉट द सेम दैट ऑफ रबी क्रॉप. तो इसलिए जो रिक्वायरमेंट होती है खरीफ क्रॉप की वो एकदम अपोजिट होती है रबी क्रॉप की. रबी क्रॉप को बहुत सारा पानी नहीं चाहिए होता है, लेकिन खरीफ क्रॉप को बहुत सारा पानी चाहिए होता है ग्रो करने के लिए. खरीफ क्रॉप्स आर ग्रोन फ्रॉम जून टू अक्टूबर, वेरीज रबी क्रॉप्स आर ग्रोन फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल. जो खरीफ क्रॉप होती है उसको हम जून से अक्टूबर के बीच में उगाते हैं और रबी क्रॉप को हम नवंबर से अप्रैल के बीच में उगाते हैं. फॉर एग्जांपल, राइस इज़ ग्रोन बिटवीन जून एंड अक्टूबर. इट कांट बी ग्रोन बिटवीन नवंबर एंड अप्रैल सिंस दैट क्लाइमेट इज़ नॉट स्टेबल फॉर द राइस. अब एग्जाम्पल के तौर पे हम राइस को ले लेते हैं. राइस को हम जून से अक्टूबर के बीच में ही उगाते हैं. इसको हम कभी भी नवंबर से अप्रैल के बीच में नहीं उगा सकते क्योंकि जो क्लाइमेट होता है वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होता राइस की क्रॉप के लिए, क्योंकि राइस को भी बहुत सारा पानी चाहिए होता है ग्रो करने के लिए. सो खरीफ क्रॉप्स कैन नॉट बी ग्रोन इन रबी सीजन एज दे रिक्वायर मोर वाटर फॉर देयर ग्रोथ. ये चीज़ क्लियर हो जाती है क्यों नहीं उगा सकते. मेन क्या रीज़न है? पानी. क्योंकि खरीफ क्रॉप को ज़्यादा पानी चाहिए होता है, रबी क्रॉप को कम पानी चाहिए होता है. इसी वजह से हम खरीफ क्रॉप को कभी भी रबी सीजन में नहीं उगा सकते. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द स्टेप्स इन्वॉल्व इन सॉइल प्रिपरेशन. सॉइल प्रिपरेशन में कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं? देयर आर 3 स्टेप्स: प्लगिंग, लेवलिंग, शोइंग. प्लगिंग में हम क्या करते हैं? सॉइल की लूजनिंग करते हैं. उसको प्लग करके खोद के खुदाई करेंगे तो सॉइल की लूजनिंग हो जाएगी, उसके बीच में एरेशन हो जाती है, एयर आ जाती है, जिससे कि आसानी से हम उसके अंदर सीड्स को उगा सकते हैं. एंड सेकेंड स्टेप इज़ लैंड लेवलिंग. लेवलिंग में क्या करते हैं? जैसे कि पता लग रहा है लेवलिंग का क्या मीनिंग होता है? एक लेवल बनाना. तो लैंड का सरफेस का जो है प्लेन सरफेस जो है उसको एकदम लेवल बनाते हैं उसका, ताकि वाटर एब्जॉर्प्शन प्रॉपर ढंग से हो सके और पूरी हमारी जो भी क्रॉप है उसको अच्छे से पानी मिल सके, और इससे यील्ड जो होती है क्रॉप की बहुत अच्छी आती है. एंड थर्ड वन इज़ शोइंग. उसके बाद क्या करते हैं? हम प्लांटिंग करते हैं हमारी क्रॉप की सॉइल के अंदर. सो दीज आर द स्टेप्स involved in soil preparation. Let's move to the next question. And the third question is, what is the medium in which plants grow? उस मीडियम को क्या बोलते हैं जिसके अंदर प्लांट ग्रो करते हैं? And the answer is, the medium in which plants grow is called as growth medium और culture medium. क्या बोलते हैं उस मीडियम को? ग्रोथ मीडियम या फिर कल्चर मीडियम. जिसमें प्लांट ग्रो करते हैं उस मीडियम को ग्रोथ या फिर कल्चर मीडियम बोला जाता है. Growing medium is the solid, semi-solid और liquid medium to support the growth of microbes and plant. अब growing medium किसी भी तरह का हो सकता है, solid भी हो सकता है, semi solid भी हो सकता है, liquid भी हो सकता है. और वो क्या करता है? मीडियम एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ के लिए भी और प्लांट की ग्रोथ के लिए भी. दिस न्यूट्रिएंट मीडियम इज़ यूज्ड इन टिश्यू कल्चर लेबोरेटरीज. और जो न्यूट्रिएंट मीडियम होते हैं पर्टिकुलरली ये टिश्यू कल्चर लेबोरेटरीज में ही यूज़ होते हैं. दिस न्यूट्रिएंट मीडियम हैज़ द इंग्रेडिएंट्स ऑफ सोयल. ऑब्वियसली सोयल के सारे इंग्रेडिएंट्स इनके अंदर होते हैं न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर, तभी तो प्लांट उनके अंदर अच्छे से ग्रो कर पाता है. सो दिस न्यूट्रिएंट मीडियम हैज़ द इंग्रेडिएंट्स ऑफ सोयल. तो ग्रोइंग मीडियम और कल्चर मीडियम फाउंड इन द नेचर इज सोयल. जो हमारे नेचर में मिलता है ग्रोइंग मीडियम या कल्चर मीडियम, उसको हम क्या बोलते हैं? सोयल बोलते हैं, जिसके अंदर की सारे इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एक प्लांट को नीडेड होते हैं ग्रोथ के लिए. सो दैट इज़ अबाउट मीडियम विच प्लांट रिक्वायर टू ग्रो.
Let's move to the next question. It is, what is it necessary to dry grain before storing them? ये ज़रूरी क्यों होता है कि ग्रेन्स को स्टोर करने से पहले उनको सुखाना है? अगर बिना सुखाए ग्रेन्स को स्टोर कर लेंगे तो क्या होगा? आंसर इज, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर मे बी फेवरेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म। जो हमारे सीड हैं उनके अंदर, ग्रीन है, उनके अंदर मॉइस्चर होता है, जिसकी वजह से और भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि वो कंडीशन उनके लिए फेवरेबल होती है ग्रो करने के लिए। एक तो ये रीज़न हो गया कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ना कर जाएं उसके अंदर, जिससे कि वो हमारे ग्रेन्स को ख़राब ना कर दें, इसकी वजह से हमें उनको ड्राई करना चाहिए। एंड द सेकेंड रीज़न इज़ प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड फेवरेबल टेम्परेचर इन्हांस जर्मिनेशन ऑफ स्टोर सीड। और इसकी वजह से दूसरा और क्या हो सकता है कि ऐसे टेम्परेचर और मॉइस्चर वाली कंडीशन में हमारे जो सीड्स हैं वो जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देंगे। स्टोर के अंदर अगर सीड जर्मिनेशन स्टार्ट हो गया तो फिर क्या फ़ायदा हुआ उनको स्टोर करने का? तो जर्मिनेशन को रोकने के लिए भी हमें इस कंडीशन को अवॉइड करना है, और जिसके लिए हमें ग्रेन्स को ड्राई करना पड़ेगा। दिस शुड बी कंट्रोल्ड बाय रिमूविंग द मॉइस्चर कम्प्लीटली। जैसे मैंने आपको बताया, ये चीज़ें किस तरह से अवॉइड हो सकती है? सिर्फ मॉइस्चर को रिमूव करने से। और मॉइस्चर कैसे रिमूव होगा? उनको ड्राई करने से। सो दैट्स वाई इट इज़ नेसेसरी टू ड्राई ग्रेन्स बिफोर स्टोरिंग दैम। फिफ्थ क्वेश्चन इज, हाउ आर मैन्योर्स प्रिपेयर्ड बाय फार्मर्स? मैन्योर्स कैसे प्रिपेयर करते हैं? किसान जो हैं वो खाद किस तरह से तैयार करते हैं? आंसर इज, मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस obtained फ्रॉम decomposition ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स वेस्ट। मैन्योर क्या है? एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ऑर्गेनिक क्यों? क्योंकि ये नेचुरल ऑर्गेनिक चीज़ों से मिलके बनता है। किससे? प्लांट और एनिमल जो वेस्ट होता है उसकी जब डिकम्पोजिशन होती है, वो जब डिकम्पोज होता है धीरे धीरे, उसकी डिकम्पोजिशन से ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रोड्यूस होती है, जिसको हम बोलते हैं मैन्योर। डिकम्पोजिशन मतलब वो वेस्ट उसका ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाता है और जिससे वो डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन। तो इससे मैन्योर तैयार होता है। फार्मर्स डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन द पिट्स एट ओपन प्लेसेस एंड अलाउ देम टू डिकम्पोज। तो फार्मर्स क्या करते हैं? उनको एक गड्ढे के अंदर प्लांट और एनिमल वेस्ट को डाल देते हैं, जिसकी वजह से उसको डिकम्पोजिशन में हेल्प मिलती है, उसको प्रॉपर टेम्परेचर मिलता है, सारी कंडीशंस उसके फेवरेबल होती है ताकि वो डिकम्पोज हो पाए, और इस तरह से फार्मर्स मैन्योर तैयार करते हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द डिकम्पोज्ड मैटर कन्वर्ट इनटू मैन्योर। थोड़े टाइम बाद क्या होता है? जो डिकम्पोज्ड मैटर है, हमारा वेस्ट है डिकम्पोज हुआ हुआ, वो मैन्योर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। सो दैट इज़ हाउ मैन्योर्स आर प्रिपेयर्ड बाय फार्मर्स। नेक्स्ट इज सिक्स्थ क्वेश्चन। इट इज़ एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन की प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है, क्या होता है ट्रांसप्लांटेशन, क्यों करते हैं हम? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द सीडलिंग्स फ्रॉम द नर्सरी टू द मेन फील्ड बाय हैंड इज कॉल्ड एज ट्रांसप्लांटिंग और ट्रांसप्लांटेशन। क्या होता है ये? सीडलिंग्स को, यानी कि छोटे छोटे जो प्लांट होते हैं जब वो ग्रो करना स्टार्ट करते हैं, जिनको हम हिंदी में प्योद भी बोलते हैं, उन सीडलिंग्स को ट्रांसफ़र करने की प्रोसेस को नर्सरी से फील्ड के अंदर, नर्सरी के अंदर उगाए हुए थे वो सीडलिंग्स, उनको हमने अपने हाथों से फील्ड के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया। इसको हम बोलेंगे ट्रांसप्लांटिंग और ट्रांसप्लांटेशन। Some crops like paddy and many vegetables, the seeds are not directly shown in field soil. कुछ क्रॉप्स में, जैसे कि पैडी, धान यानी कि राइस की जो क्रॉप होती है वो, या फिर कुछ एक ऐसी वेजिटेबल्स होती है जिनको हम डायरेक्टली अपने फील्ड में नहीं उगा सकते हैं, तो उनमें क्या करते हैं हम? इनिशियली सीड्स को हम नर्सरी में ग्रो करेंगे, और वो जब छोटे छोटे ग्रो करना स्टार्ट हो जाएंगे, जब वो सीडलिंग तैयार हो जाएंगे, उसके बाद हम उनको हमारे फील्ड में ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसी तरह से हम राइस क्रॉप में करते हैं, अपने हाथों से छोटे छोटे सीडलिंग्स हमारे फील्ड में ग्रो करवाते हैं। सो दैट इज़ प्रोसेस ऑफ ट्रांसप्लांटेशन। सेवंथ क्वेश्चन इज, नेम द 2 फर्टिलाइजर्स कंटेनिंग नाइट्रोजन एंड कंटेनिंग फॉस्फोरस। हमें ऐसे 2 फर्टिलाइजर के नाम बताने हैं जिसके अंदर नाइट्रोजन हो और दूसरे के अंदर फॉस्फोरस हो। सो द 2 fertilizers
कंटेनिंग नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जिसके अंदर होगा वो है यूरिया। यूरिया एक ऐसा कलरलेस और क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है। यूरिया की ये बता रहे हैं कि कैसा दिखता है यूरिया, कलरलेस और क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है जिसके अंदर की नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। कैसे? दैट हैज़ 2 ग्रुप्स ऑफ NH2 फैमिली जॉइंड बाय कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप। इसके अंदर NH2 फैमिली के 2 ग्रुप होते हैं जो कि कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप से जॉइंड होते हैं। तो ये है यूरिया का स्ट्रक्चर। फॉर मोर डिटेल यू कैन गूगल इट, you can understand it in a better way, but in this question you have to just remember is the name urea. Urea is the fertilizer containing nitrogen. It is the natural compound is used widely. ये एक नेचुरल कंपाउंड है फर्टिलाइजर जिसको हम वाइडली यूज़ करते हैं. एंड द सेकेंड वन इज फॉस्फोरस, जिसके अंदर फॉस्फोरस प्रेजेंट है. ऐसा कौन सा फर्टिलाइजर है? इट इज़ डायमोनियम फॉस्फेट, DAP. DAP की फुल फॉर्म है डायमोनियम फॉस्फेट. इट इज़ अ वाटर सोल्यूबल अमोनियम फॉस्फेट सोल्ट. ये एक वाटर में सोल्यूबल जो होता है अमोनियम फॉस्फेट सोल्ट है, जिसको हम कहाँ से निकाल सकते हैं, कहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद फॉस्फोरिक एसिड. जब अमोनिया की फॉस्फोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो वहाँ से हम अमोनियम फॉस्फेट का सोल्ट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसको वहाँ से निकाल सकते हैं. सो दैट इज़ हाउ DAP can be extracted. So the two fertilizers containing nitrogen and phosphorus are urea and DAP, diammonium phosphate. Next question is, why is excessive irrigation harmful to the crops? ज़्यादा सिंचाई करना हमारे crops के लिए harmful क्यों होता है? It is harmful because the plants not only need water but air too, and air is present in some species in the soil. If we add excessive water, the air will escape in the form of bubbles and no air will be present in the soil. And like humans, plants also need air for survival. इसमें क्या बोला गया है? यह हार्मफुल होता है क्यों? क्योंकि प्लांट्स को हमारे जैसे ही जिंदा रहने के लिए सिर्फ पानी नहीं चाहिए होता, हवा भी चाहिए होती है. तो वो हवा कहाँ से आती है? सोयल से. लेकिन सोयल में तो हमने बहुत सारा पानी डाल दिया है. बहुत सारा पानी डालने से सोयल के अंदर वाली हवा बबल्स की फॉर्म में बाहर निकल गई है. तो अब सोयल के अंदर एयर प्रेजेंट नहीं है. तो एयर प्रेजेंट नहीं होगी तो हमारे प्लांट्स जो हैं वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, इवनली वो डेड हो जाएंगे, जिंदा ही नहीं रह पाएंगे वो बिना एयर के. तो इसके लिए इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं? ज़्यादा पानी नहीं देना चाहिए, क्योंकि सोयल के अंदर जो स्पेस में एयर ट्रैप्ड है वो ताकि प्लांट को अच्छे से मिल पाए, तो इसलिए नीड जितनी है सोयल को उतना ही पानी देना चाहिए. अगर एक्सेसिव वाटर देंगे तो जो एयर है वो एस्केप कर जाएगी सोयल से बबल्स की फॉर्म में. और जिस तरह से हमें हवा भी चाहिए होती है जिंदा रहने के लिए, सेम ऐसे ही प्लांट्स को भी एयर चाहिए होती है सर्वाइवल के लिए. दैट इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग टू रिमेंबर. लाइक ह्यूमन्स, प्लांट्स ऑल्सो नीड एयर फॉर सर्वाइवल. सो दैट्स वाई excessive irrigation is harmful to the crops. Next question is, why should we grow seeds in moist soil? हमें सीड moist soil में क्यों उगाने चाहिए? मतलब जब soil थोड़ी थोड़ी गीली होती है तभी हमें सीड क्यों उगाने चाहिए? इसका क्या रीज़न है? Seeds need moisture and sunlight to germinate. सीड्स को क्या चाहिए होता है? मॉइस्चर और सनलाइट दोनों चाहिए होती हैं जर्मिनेट करने के लिए, उगने के लिए. So we put seeds in wet soil so that seeds can take sufficient water from soil and take sunlight for its growth. तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि सोयल को थोड़ा सा गीला करते हैं, जिससे उसको सफिशिएंट वाटर मिल जाता है सोयल से और वो सनलाइट भी ले लेता है ग्रो करने के लिए. सीड्स हैव ऑल न्यूट्रिएंट्स स्टोर्ड इन इट फॉर द प्लांट until it grow enough to make its own food थ्रू द फोटोसिंथेसिस. सीड के अंदर क्या होता है? जब तक प्लांट इतना कैपेबल नहीं हो जाता कि वो फोटोसिंथेसिस से अपना फूड खुद प्रिपेयर कर ले, तब तक के पीरियड के लिए सीड के अंदर वो सारे न्यूट्रिएंट्स स्टोर्ड होते हैं ताकि प्लांट ग्रो कर पाए, उस स्टेज तक पहुंच पाए कि वो अपना खाना खुद बनाने लग जाए, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करने लग जाए. सो सीड्स हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स स्टोर्ड इन इट फॉर द प्लांट.
दैट्स वाई वी नीड टू इरीगेट फील्ड्स वेल बिफोर शोइंग सीड्स। इसका इरिगेशन का जो एक मेन पर्पस होता है वो यही होता है। इसी वजह से हम सीड्स उगाने से पहले सॉइल को इरिगेट भी करते हैं, पानी देते हैं उसको, ताकि वो सीड जर्मिनेशन अच्छे से हो पाए। सो दैट्स वाई वी शुड grow seeds in the moist soil. And the last one, 10th question is what are organic foods? Organic foods क्या होते हैं? Organic food is the food that is produced using methods of organic farming. ऑर्गेनिक फूड एक ऐसा फूड होता है जिसको हम कैसे ग्रो करते हैं? ऑर्गेनिक फार्मिंग से। मतलब उसके अंदर हम केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह, ये सारी चीज़ें जो आर्टिफिशियल चीज़ें हैं वो हम यूज़ नहीं करते। जो ऑर्गेनिक होगी, ऑर्गेनिक मैन्योर या फिर सब चीज़ें उसको न्यूट्रिएंट देने के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, ऑर्गेनिक चीज़ों का यूज़ करके, उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक फूड। ऑर्गेनिक फूड इज़ द फूड दैट इज़ प्रोड्यूस यूजिंग द मेथड्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। विद ऑर्गेनिक फार्मिंग, प्रोड्यूस इज जनरली ग्रो विदाउट सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स और इरेडिएशन और बायोटेक्नोलॉजी। तो ऐसी फार्मिंग कैसे होती है मैंने आपको पहले ही बताया। इसमें क्या करते हैं हम? सिंथेटिक पेस्टिसाइड का यूज़ नहीं करते वीड्स वगैरह को किल करने के लिए। सिंथेटिक पेस्टिसाइड का यूज़ नहीं करेंगे, नेचुरल मेथड्स का यूज़ करेंगे, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स का यूज़ नहीं करेंगे बिल्कुल भी, और रेडिएशन नहीं करेंगे, यानी कि बैक्टीरिया को किल करने के लिए रेडिएशन का यूज़ नहीं करेंगे। और बायोटेक्नोलॉजी की भी हेल्प नहीं लेंगे, जिससे हम क्या करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में कुछ ऐसे इम्प्रूव्ड कोई चीज़ें वैरायटी यूज़ करने लग जाते हैं, वो चीज़ें हम यूज़ नहीं करेंगे। ये क्या होगा? प्योर ऑर्गेनिक फार्मिंग होगी। मतलब प्योरली सारी चीज़ें ऑर्गेनिक होनी चाहिए क्रॉप को उगाने के लिए। सो दैट इज़ व्हाट ऑर्गेनिक फूड इज़। थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे।